Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 17 अप्रैल 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आज संडे है, संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, संडे में हम लोग कवर करते हैं वीकली कंपाइलेशन को, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड भी रहती है इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर। वीकली कंपाइलेशन में क्या होगा, पिछले मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी आर्टिकल्स चर्चा में थे, जितने भी करंट अफेयर इश्यूज चर्चा में थे, उन सब का कंपाइलेशन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उन सब को हम लोग रिवाइज करेंगे, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, बट आज के लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा मैं संडे में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ पीपीटीज को साथ में लेकर आ रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। ये जो आपको लेक्चर का पीडीएफ दिख रहा है ये आपको मिलेगा इस मंथ के एंड में। तो जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म होता है, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाले डे के ऊपर मैं आपको पूरे अप्रैल के महीने का करंट अफेयर का कंपाइलेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। दीपक यादव एजुकेशन सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पर यह चैनल ओपन होकर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये वाला आर्टिकल कवर किया था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमने डिस्कस किया था फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में, क्या होता है फोर्टिफिकेशन, काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें कवर करी थी। इस आर्टिकल को आप लोग यहाँ पर जीएस पेपर 2 हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी जगह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया गया था, जहां पे फोर्टिफिकेशन राइस के बारे में चर्चा की गई थी। चर्चा क्या थी तो आपको यहां पर देखना होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव किया है। इन्होंने बोला कि हम लोग फोर्टिफाइड राइस को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर 2024 तक सप्लाई करेंगे। अब ये फोर्टिफाइड राइस होता क्या है इसको समझते हैं। देखो, इसकी जो सप्लाई की जाएगी इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ये अलग अलग स्कीम सर्विसेज के माध्यम से की जाएगी, जैसे कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो ये अलग अलग यहाँ पर स्कीम्स है जिसके माध्यम से ये खाना ये पहुंचाया जाएगा। खासकर ये जो चावल है जिसको हम लोग फोर्टिफाइड राइस बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, इसको फोर्टिफाइड क्यों बोला गया है, आखिरकार क्या होता है फोर्टिफिकेशन। देखो, फोर्टिफिकेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। आपने चावल लिया, ठीक है, इसके अंदर बाहर से अलग और भी न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया। अब जब बाहर से अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है तो वही सिंपल सा प्रोसेस फोर्टिफिकेशन कहलाता है। मतलब ये चावल हुआ, इस चावल के अंदर जानबूझकर क्या करते हैं हम लोग, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, ज़्यादा यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है, ताकि इस चावल से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पर मिले लोगों की बॉडी के अंदर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। बाकी फोर्टिफिकेशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल होता है। सिंपल सा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर एक होम फोर्टिफिकेशन होता है। होम फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है कि घर में कुछ भी खाना बनाए। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों के अंदर विटामिन डी की बहुत सारी कमी होती है। इनफैक्ट 90% लोगों के अंदर विटामिन डी का एक आप कह सकते हो ड्रॉप देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पर विटामिन डी की पूरी करनी है कमी को, तो कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन डी ऐड कर लिया अपना, ठीक है, तो क्या हो गया, वो एक फोर्टिफिकेशन हो गया। मतलब खाने में आप अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हो, इसी को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन सबसे जो कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर आता है वो आता है बायो फोर्टिफिकेशन का। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है तो आप लोग देख पाओगे, बायो फोर्टिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर क्रॉप्स हो गए, उनकी ब्रीडिंग करवाने के बाद हम लोग को एक ज़्यादातर न्यूट्रिएंट वाला हम लोग को क्रॉप मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्टिफिकेशन राइस के लिए करा कैसे जाता है। देखो, चावल के लिए कैसे हम लोग फोर्टिफिकेशन करते हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे हमारे विटामिन वगैरह हो गए, मल्टी मिनरल्स हो गए, इनकी हम लोग कोटिंग कर देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं, या फिर एक्सट्रूशन के माध्यम से भी इस चावल को फोर्टिफाइड करा जा सकता है। क्वेश्चन ये है एक्सट्रूशन को लेकर, ठीक है, ये तो बहुत मतलब सिंपल सा है, कोटिंग कर दोगे और डस्टिंग कर दोगे। बट एक्सट्रूशन का प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, एक्सट्रूशन के अंदर क्या होता है, आपके टुकड़े हुए मतलब टूटे हुए छोटे छोटे जो चावल के टुकड़े हैं, ये क्या होगा, इसका राइस फ्लोर बना दोगे, ठीक है, चावल का आटा बना दोगे। देन इसके अंदर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मिला दोगे, एक तरफ से पानी मिला दोगे, तो ये क्या बन गया, इस पूरा का आपने फ्लोर मिक्स बना दिया, इसका घोल बना दिया। देन एक्सट्रूशन मशीन में डालोगे, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमें कुछ इस प्रकार से फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स मिलते हैं। आप देख पाओगे इस प्रकार से,
तो मतलब बीज के अंदर ही क्या कर दिया गया, अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया गया। तो इसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। बाकी एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, आखिरकार इस चीज़ की हमें आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बहुत बुरी है। मतलब कि लोग यानी खासकर वेमेन और बच्चे कुपोषण से सफ़र कर रहे हैं, उनके बॉडी में प्रॉपर पोषण नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, इस चावल के माध्यम से इसमें अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड करके हम इनको जब देंगे तो यहाँ पर वो पोषण की जो कमी है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आज के टाइम पर हमारे कंट्री में हर दूसरी वेमेन एनीमिया से सफ़र कर रही है, मतलब कि उनके बॉडी के अंदर ब्लड की काफ़ी कमी है, ठीक है, आयरन की कमी है। तो यहाँ पर इस फोर्टिफिकेशन राइस से पूरा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुकिंग का प्रोसेस देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही फोर्टिफिकेशन वाला राइस होता है वैसे मतलब सिंपल राइस की तरह ही वो होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बनाने के बाद भी इसी प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाता है। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा होगा लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी जब लोगों के बॉडी के अंदर एक अच्छा खाना जाएगा। टेस्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं है, न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। इकॉनमी की बात करें तो फोर्टिफिकेशन का जो भी कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। जब भी पैसा बढ़ता है तो 1 से 2% तक इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। बाकी इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत यह है नेचर के अगेंस्ट में हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई नेचुरली अगर अपने आप चीज़ बनी हुई है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पहले से ऐड हैं तो उसकी अलग बात है, बट यहाँ पर ज़बरदस्ती से न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं तो वो नेचर के अगेंस्ट में काम किया गया है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। प्लस बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर जिसके सप्लीमेंट के अंदर मतलब क्या हो, हमने एक फूड प्रोडक्ट है राइस है, उसके अंदर हमने अलग से सप्लीमेंट्स को ऐड कर दिया तो क्या होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्रॉपर बॉडी में, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने कवर किया था थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में, आपको याद होगा, देख पाओगे पीआईबी ने इस आर्टिकल को कवर किया है। तो हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ये तीसरी वाली लिस्ट को रिलीज़ किया है और इस लिस्ट के अंदर 101 आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। 101 आइटम्स कौन से हैं? ये बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जो भी हथियार वगैरह हम लोग अलग अलग देशों से परचेज कर रहे थे। नाउ अब लिस्ट बना के करेंगे क्या, तो लिस्ट बना के हम लोग इसको इसके इम्पोर्ट को बैन कर देंगे। मतलब कि जो हम लोग अलग अलग देश से परचेज कर रहे थे अब उसको नहीं परचेज किया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब ये जो 101 आइटम्स है इसको हम अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे, ठीक है, खुद डेवलप करेंगे हम लोग। इसी के लिए कर आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है उसी का यहाँ पर एक हिस्सा ये देखने को मिल जाता है। तो अभी ऐसी तीसरी लिस्ट आई है, तो ये तीसरी लिस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज़ करी है। इससे पहले पहली लिस्ट आई थी अगस्त 2020 में, सेकंड लिस्ट आई थी जून 2021 में। पहली लिस्ट के अंदर भी लगभग 101 आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट बैन लगा दिया था और सेकंड लिस्ट के अंदर भी 108 आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट बैन लगाया और तीसरी लिस्ट के अंदर 101 आइटम्स के ऊपर बैन लगा दिया गया। क्लियर हुआ। अब कौन कौन से आइटम्स है इसके अंदर, तो बताया टैंक्स हैं, कुछ गन सिस्टम है, ठीक है, ये सारे कुछ हथियार है जो हम परचेज करते थे वो हम लोग अपने खुद कंट्री के अंदर बनाएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात आप देख पाओगे, खास बात ये होगी कि हमारे कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च रहे होंगे। अब इसकी आवश्यकता है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे अलग अलग देशों के ऊपर। आपको पता होगा अलग अलग देशों से हम लोग इन हथियारों को परचेज कर रहे थे। देन उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने अपने पैरों पर खड़ा होना कब सीखा, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर। डिफेंस सेक्टर में हमने कब से अपनी आप से हथियार बनाना शुरू किया, तो ये 1980s के आसपास की बात है, जब गवर्नमेंट यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम करती है। और फिर यहाँ पर 1980s के बाद में जो 1983 का समय आता है, 1983 के अंदर क्या होता है, सरकार एक प्रोग्राम लेकर आती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हमें 5 मिसाइल सिस्टम्स को बनाया जाता है। वो 5 मिसाइल सिस्टम कौन कौन से हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पटना के नाम से इसको याद रखा जा सकता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था भारत का रोल बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या है। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सारे आर्टिकल आपको दिखते रहेंगे, आप लोग एक बार खुद भी चेक कर सकते हो। बट इशू क्या है, इशू यह है कि आपको पता होगा अभी यहाँ पर जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आगे से मैं इसको बिम्स्टेक ही बोलूँगा। तो अभी क्या हुआ, बिम्स्टेक ने अपना 25th ईयर 25वां साल यहाँ पर एक तरीके से इसको हो चुके हैं। अभी रिसेंटली इसकी एक मीटिंग हुई थी, एक समिट हुआ था। उस मीटिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। फिर पहले तो आप लोग ये देखो बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से देश आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सब बिम्स्टेक का पार्ट हैं।
देन उसके बाद बिम्स्टेक के बारे में कुछ और चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बिम्स्टेक का पहला समिट थाईलैंड में हुआ था। फिर साथ ही साथ यहाँ पर बिम्स्टेक को 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से बनाया गया था। इनका मेजर काम क्या है, मतलब जो 7 देश इसके मेंबर हैं इनका काम क्या है? इनका काम है 6 एरियाज़ के ऊपर फोकस करना। वो 6 एरियाज़ कौन कौन से हैं? वो है ट्रेड यानी व्यापार, देन टेक्नोलॉजी, देन एनर्जी, देन ट्रांसपोर्ट, देन टूरिज्म, देन फिशरीज़। क्लियर हुआ? अब जो ये मीटिंग हुई है, मीटिंग काफ़ी मतलब अच्छी साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी लंबे समय हो चुका था जब से बॉडी बनी है, तब से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया था जो कि अब की बार उठाया गया। खासकर इन्होंने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर मेंशन कर दिए। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बताया ये प्रोसेस कि किसी दूसरे मेंबर को इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एंटर करना हो तो वो कैसे कर पाएगा। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस यहाँ पर डाल दिया गया है कि भाई अब रेगुलर मीटिंग्स हुआ करेंगी। ठीक है, बिम्स्टेक की पहले रेगुलर मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, तो अब हर 2 साल में एक मीटिंग हुआ करेगी। साथ ही साथ कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस रखा गया है कि जो बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं इनको हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ट्राइलेटरल हाईवे के ऊपर फोकस किया गया है। थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया का ये हाईवे है, आपको पता होगा। इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करता है, तो इस हाईवे को हम लोग और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को भी साइन किया गया कि हम जो कंट्रीज़ है बिम्स्टेक का जो हिस्सा है वो काफ़ी सारी एरियाज़ के अंदर खासकर एकेडमिक्स और ट्रेनिंग के अंदर आपस में कोऑपरेट करने वाली हैं। प्लस भारत ने इसमें क्या रोल निभाया, तो भारत ने लगभग यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि हम लोग $1 मिलियन तक का प्रोवाइड करवाएंगे ताकि इसका एक सेक्रेटेरिएट को सेटअप किया जाए ढाका के अंदर। तो बिम्स्टेक के एक सेक्रेटेरिएट को सेटअप करने के लिए भारत ने प्रॉमिस किया है $1 मिलियन का। उसके साथ साथ हमने $3 मिलियन यहाँ पर देने के बारे में चर्चा करी है बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट के लिए। साथ ही साथ श्रीलंका और नेपाल की जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक खराब हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर भारत रेडी है। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में। तो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम चर्चा में है। यहाँ पर क्या है, इस स्कीम के अंदर में आप सोल्जर्स को रिक्रूट कर सकते हो। देखो, किसी को सोल्जर बनना है तो वो बन सकता है, अगर परमानेंट नहीं बनना चाहता तो भी 3 से 5 साल के लिए भी बन सकता है। तो ये सारी यहाँ पर आप देख पाओगे। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक स्कीम लाई गई है, वो है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। इस स्कीम के अंदर में जो यंगस्टर्स होते हैं इनको रिक्रूट किया जाएगा एज अ सोल्जर। सिर्फ 3 साल के रिक्रूट किया जाता है, 3 से और कुछ यहाँ पर जो 5 साल के लिए भी अगर रिक्रूट होना चाहते हैं तो 5 साल के लिए भी, मतलब 3 और 5 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है। इतने टाइम तक आप सोल्जर्स बनकर सर्व कर सकते हो। ये जो स्कीम है ये लाई गई थी हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के थ्रू, आपको पता होगा। अब जो सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पर रिक्रूट होते हैं इसके अंदर, उनको अग्निवीर्स भी यहाँ पर बोला जाता है। एक वॉलंटरी इंगेजमेंट है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कोई भी यहाँ पर एंट्री ले सकता है। ठीक है, इसको अग्निपथ एंट्री स्कीम्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी परमानेंट सर्विस नहीं चाहता वो आराम से यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए सर्विस दे सकता है, जैसा यहाँ पर बताया गया टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के अंदर। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ही बोला कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 है इसको हम लोग लॉन्च करेंगे साल 2022 के सेकेंड क्वार्टर में। और इससे पहले आपको पता होगा हम ऑलरेडी साल 2022 में 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन 04, अभी जो हम लॉन्च करने वाले हैं ये 02 है। इससे पहले हम लोग 04 को लॉन्च कर चुके हैं। देन इंस्पायर सैट-1, देन INS टूडुई को लॉन्च कर चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको 02 देख रही है जिसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इसका मेजर काम है अर्थ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करने का ये काम करेगी। इसको लॉन्च किया जाएगा SSLV व्हीकल से, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ये रॉकेट है SSLV जिसके अंदर से यहाँ पर इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, तो ये आप लोग देख पाओगे। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अलग अलग हमारे पास व्हीकल्स हैं। एक होता है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सबसे छोटा व्हीकल आपको देखने को मिलता है, छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए मदद करता है। ये पहला रॉकेट सिस्टम है जिसको इसरो ने डेवलप किया था। उसके बाद आता है ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स को कैरी करता है। फिर उसके बाद इसरो ने बनाया PSLV, आज तक यहाँ पर PSLV का हम लोग यूज़ करते हैं। PSLV एक वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल माना गया। उसके बाद आता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फिर उसके बाद SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए ये व्हीकल को बनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आखिरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो है रीयूजेबल रॉकेट। होता क्या है, जनरली आपने जितने भी अभी सारे रॉकेट पढ़े हैं इन सभी रॉकेट के अंदर क्या होता है, ये ऊपर जाते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और ऊपर तबाह हो जाते हैं, फिर यहाँ पर बेकार हो जाता है, ये इसको वापस रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हमारे पास आखिरी रॉकेट है वो रीयूजेबल वाला है, ये ऊपर जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और उसके बाद वापस से एंट्री आएगी इसकी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, वापस से एंटर करेगा। क्लियर हुआ, उसको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक मशरूम के बारे में, गैनोडर्मा ल्यूसिडम मैजिकल मशरूम करके, यहाँ पर ये चर्चा में था, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था। आप देख पाओगे सब कुछ यहाँ पर मैंने आर्टिकल तक लगा दिया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। अब मतलब वही आर्टिकल आगे कॉपी पेस्ट भी कर दिया गया ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखकर समझ पाओ। अब ये जो मेडिसिनल मशरूम आपको दिख रहा है, ये काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में मदद करता है। भारत के अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसका जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल पहले का बताया जाता है कि चाइना के अंदर यहाँ पर सबसे पहली बार देखा गया था। आज के टाइम पर जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडिया के अंदर भी आपको ये मशरूम देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करता है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस आज के टाइम पर इस मशरूम के, जिसका साइंटिफिक नेम गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, इसके मतलब इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है, जैसे टी, कॉफ़ी, एनर्जी सप्लीमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या स्कोप है, तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के पास पोटेंशियल है कि हम लोग इस मशरूम को अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत वाली बात ये आती है कि भाई ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम मैजिकल मशरूम है, इसका जो ड्राइड और रॉ पाउडर आता है वो लगभग यहाँ पर 4000 से 5000 किलोग्राम तक यहाँ पर बिकता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम आएगी। बाकी बीच में आपको पता होगा सीडीएस का एग्जाम हुआ था तो कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। ये क्वेश्चंस वो थे जो कि हमारे वीडियो से निकल कर आए थे। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था। आपको पता होगा क्या हुआ है, रिसेंटली यहाँ पर फॉरेस्ट फायर को लेकर एक रिपोर्ट आई है, वो है मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन अ क्लाइमेट चेंज। और ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है क्यू के थ्रू, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के थ्रू। क्यू क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा जो कि रिसर्च को लेकर काम करता है, खासकर एनवायरमेंट के सेक्टर के अंदर। तो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी। इन्होंने बताया कि दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारे जंगलों के अंदर जो आग लगी है, ठीक है, बहुत सारा मतलब जंगल जला है, और अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसका खतरा बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर सबसे बड़ा खतरा पहले भी बना हुआ था। यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट फायर के इवेंट्स देखने को मिले हैं और अभी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खतरे वाले जगह आपको देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की, जंगलों के अंदर जो आग लग रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। पहले के कंपैरिजन में पहले कम आग लगा करती थी, बट अब यहाँ पर काफ़ी हद तक आग लगना बढ़ चुका है। ठीक है, फिर फॉरेस्ट फायर का डेटा यहाँ पर हमारे पास है, लगभग बताया गया 381 जो फॉरेस्ट फायर है वो अभी इंडिया के अंदर देखा गया है 30 मार्च 2022 तक। ठीक है, 30 मार्च 2022 तक 381 जंगलों के अंदर आग लगी है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आग लगी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा खतरा आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद रिसेंटली राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और भी कुछ यहाँ पर टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश का, इसके अंदर रिसेंटली आग लगी थी, तो वो भी एग्जाम्पल की तरह दिए गए हैं। इसके ऊपर फोकस करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर एक टेररिस्ट को टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया जाता है, मतलब किस प्रकार से एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो अभी किया गया था रिसेंटली, लश्कर ए तैयबा का जो चीफ है हाफिज़ सईद का जो यहाँ पर आप कह सकते हो बेटा है, उसको अभी यहाँ पर आतंकवादी का ये डेजिग्नेशन दिया गया है। तो हाफिज़ सईद यहाँ पर पहला व्यक्ति था जिसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ टेररिस्ट यूएपीए के अंडर में। यूएपीए क्या है, यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो यूएपीए का मेजर काम यही है, आतंकवाद को रोकने का प्लस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करता है। देखो, यूएपीए जब स्टार्टिंग में आया था तो इसके अंदर कोई ऐसी आतंकवादी को लेकर, मतलब आतंकवाद को टैकल करने की कोई भी ऐसी पावर्स नहीं थी। 2004 में ये एमेंड होता है, मतलब पहले देखो यूएपीए 1967 में आता है, लेकिन 2004 के अंदर इसके अंदर बदलाव करे जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया जाता है। ठीक है, तब उसके बाद ये आतंकवाद से टैकल कर पा रहा था। तो मतलब आतंकवाद को लेकर जो पावर्स है यूएपीए के अंदर वो 2004 के अंदर आती हैं। फिर केंद्र सरकार यूएपीए को फिर से अमेंड करती है 2019 के अंदर, और इसके अंदर प्रोविजंस को ऐड कर देती है कि अब यूएपीए की मदद से किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी यूएपीए के अंदर ऐड हो जाती हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कौन करता है ये सब काम, मतलब किसी व्यक्ति को अगर आतंकवादी घोषित करना हो तो मतलब कौन करता है, तो वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार ये काम करती है। आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। बाकी अब यहाँ पर किसी को टैग मिल चुका है आतंकवादी का, अगर वो टैग रिमूव करना है तो वो टैग रिमूव भी हो जाता है, वो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। लेकिन क्या होगा, उस आतंकवादी को एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा। तो अगर सरकार उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिए तो सही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो व्यक्ति जो आतंकवादी है, जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, वो एक रिव्यू कमेटी की तरफ मांग कर सकता है। और वो रिव्यू कमेटी जब बैठेगी और मान लो रिव्यू कमेटी सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई इसके ऊपर
ऊपर से आतंकवादी का अटैक हटना चाहिए, तो वो यहाँ पर सरकार से बोलती है भाई आतंकवादी का अटैक इसके ऊपर से हटा दो। तो ये कुछ प्रोसेस है अटैक को हटाने का। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हमारी अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, रिलीफ मतलब देने के बारे में चर्चा की है तिब्बतन कमेटी को बाय 5 ईयर्स। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रुपए का पैसा प्रोवाइड करवाने का बारे में डिस्कशन किया। दलाई लामा जी के जो तिब्बतन कमेटी है इसको हम लोग इतना पैसा देंगे 2025 से लेकर 2026 तक। अब ये तिब्बतन कमेटी क्या है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। उससे पहले आप लोग तिब्बत का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो। तिब्बत यहाँ पर पहले एक देश हुआ करता था, आपको पता होगा अलग से, बट चाइना ने यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा किया, चाइना ने अटैक किया और तिब्बत आज के टाइम पर आप कह सकते हो पूरी तरह से चाइना के अंडर में है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसी जब तिब्बत के ऊपर अटैक हुआ, जब यहाँ से तिब्बतन जो है ये निकल कर गए, बहुत सारे तिब्बतन इंडिया के अंदर भी आ गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर आए तो इनके लिए एक अलग से कमेटी वगैरह बनाई गई है। तो जो चाइना तिब्बतन रिलीफ कमेटी है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि जो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ है जो तिब्बत से निकल कर आए थे जब चाइना ने अटैक किया था, तो उनको हम लोग सेटल कर पाएँ। प्लस इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आता है इस पूरे कमेटी को। सपोर्ट आता है इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, प्लस जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, और बड़े बड़े इंडिविजुअल्स भी यहाँ पर पैसा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो उसके बारे में। बाकी अभी चाइना तिब्बत का हिस्ट्री क्या रही है मैंने आपको बताया था। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना और तिब्बत के बीच में लगभग 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। ये यहाँ पर देखो होता कब है, 1912 में क्या होता है, तिब्बत अपने आप को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करता है कि मैं एक अलग से देश हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये हुआ 1912 के अंदर, लेकिन कहानी आगे तक सही चलती रहती है। लेकिन 1949 में क्या होता है, कम्युनिस्ट अंडर माओ जेडोंग लीडरशिप यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि माओ जेडोंग की लीडरशिप आ जाती है चाइना के अंदर में, और 1950 तक माओ जेडोंग यहाँ पर तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, माओ जेडोंग ये है, आपको ध्यान होगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा यहाँ पर होता नहीं है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये कहानी आगे चलती रहती है, तिब्बत के ऊपर अटैक होता रहता है। ठीक है, 1950 में आप कह सकते हो तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया माओ जेडोंग ने। लेकिन 1950 के बाद में जब 1954 का टाइम आता है तो इंडिया चाइना का एक अग्रीमेंट होता है, और इंडिया चाइना अग्रीमेंट में पहली बार ऐसा होता है कि भारत एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में रिकॉग्नाइज कर लेता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है, तिब्बत कोई अलग देश नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो इतिहास क्या रहा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जब ये सब कुछ हुआ तो दलाई लामा जो हुआ करते थे, दलाई लामा बेसिकली कौन हुआ करते हैं, तो एक आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन हेड हुआ करते थे तिब्बत के। तो यहाँ पे आप देख पाओगे आज के टाइम पर 14वें दलाई लामा ये हैं जिनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। दलाई लामा बेसिकली एक पोस्ट का नाम है, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वैसे दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है, बाकी नाम इनका तेंजिन ग्यात्सो है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे दलाई लामा फिर तिब्बत छोड़कर आए थे, आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर ये इंडिया आए, और इंडिया आए तो यहाँ पर नेहरू जी ने इनको तिब्बतन रेफ्यूजी शेल्टर दिया और इनकी मदद करी कि यहाँ पर आप अपनी सरकार को बनाओ, मतलब ऐसी सरकार जो कि देश से निकाल दी गई है। तो यहाँ पर ऐसी सरकार धर्मशाला के अंदर इनको जगह दी गई, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करी हैं। अब करंट सिनेरियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना के साथ में हम लोग रिलेशंस को, तिब्बत के साथ में हम लोग रिलेशंस को इंप्रूव करें दलाई लामा जी के साथ में। पहले हमारा पब्लिक के बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ करता, क्योंकि पब्लिक के बीच में कोई डिस्कशन होता था तो इससे चाइना काफ़ी नाराज़ हो जाता था। लेकिन अभी इंडिया चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ने दलाई लामा जी को उनके 86वें बर्थडे के ऊपर सेलिब्रेट किया है, हैप्पी बर्थडे बोला है, जिससे चाइना काफ़ी नाराज़ भी हुआ। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। आपको याद होगा रिसेंटली यहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिलीज़ करी हैं, बताया कि दुनिया भर का जो प्राइस है, खासकर खाने पीने का सामान का जो प्राइस है, फूड का प्राइस है दुनिया के अंदर, वो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। ऐसा प्राइस मतलब ऐसी महंगाई मतलब 11 साल पहले देखने को मिली थी फरवरी 2011 के अंदर, बट अभी यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। मार्च के अंदर ये जो महंगाई है एवरेज 159.3 पॉइंट्स तक यहाँ पर पहुँच चुका है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है जो कि मैंने आगे लगा दी हैं। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है अभी यहाँ पर आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से ब्लैक सी में जो व्यापार होना बंद हो गया, ब्लैक सी से यहाँ पर जहाज़ बाहर नहीं आ रहे, जहाज़ अंदर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी अगेन यहाँ पर दुनिया भर के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है SFDR को, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर है इसको टेस्ट किया गया है ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट से। DRDO ने यहाँ पर इसको डेवलप किया था, इसकी स्टार्टिंग करी थी यहाँ पर 2017 के अंदर, फिर सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया था 2018 के अंदर, देन 19 के अंदर, अब फाइनली 2022 में भी काम किया गया। अब होता क्या यहाँ पर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये इसके अंदर
इस पर्टिकुलर बूस्टर के अंदर रामजेट इंजन लगा हुआ है। तो रामजेट इंजन ये होता है, रामजेट इंजन क्या करता है, देखो एक होता है टर्बोफैन, टर्बोजेट, एक होता है रामजेट, एक होता है स्क्रैमजेट। जो टर्बोजेट होता है वो प्लेन के अंदर देखने को मिलता है। प्लेन उड़ता कैसे, प्लेन उड़ता है अपने जेट्स की वजह से, जेट्स लगे हुए हैं। अब जेट्स वर्क कैसे करते हैं, यहाँ पर ये हवा को इधर से लेते हैं और पीछे से हवा को उतनी ही प्रेशर से फेंकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वर्क करता है। उसी प्रकार से रामजेट होता है। रामजेट के अंदर क्या होता है, इस वाले जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसको हम लोग थोड़ा सा और पतला कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर गैप ओपन हो जाता है, ज़्यादा हवा जाती है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और ज़्यादा प्रेशर से पीछे हवा निकलती है, इस वजह से यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है। एक होता है स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट के अंदर इसको हम लोग और पतला कर देते हैं, आप लोग देख पाओगे यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे हम लोग एयर का। क्लियर हुआ, तो SFDR आपको समझ में आया। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल कवर किया था कि जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर काफ़ी सारी कमियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। नीति आयोग ने यहाँ पर अभी स्टार्ट किया कि हम लोग काम करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी खामियाँ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, पहले तो आपको समझाया गया PLI स्कीम के बारे में। देखो PLI स्कीम क्या है, देखो PLI स्कीम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इस स्कीम को लेकर आ जाओ। क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे कि आप इतना प्रोडक्शन करो, आपको इसके बदले में यहाँ पर PLI स्कीम के अंदर आपको रजिस्टर किया जाएगा। मतलब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको बदले में इंसेंटिव्स मिलेंगे, बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आज के टाइम पर जो ये PLI स्कीम है इसका कोई भी सेंट्रल डेटाबेस वगैरह हमारे पास तैयार नहीं है, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। और पता लगाया गया कि भाई इससे कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ नहीं है, कंपनीज के अंदर कोई इतना फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं। अगर हुआ भी है तो उसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास। पहली चीज़ तो डेटा क्रिएट करो, ये आपको इस इशूज़ देखने को मिलते हैं इसको लेकर। साथ साथ बताया गया आज के टाइम पर कुछ ही कंपनी PLI के अंदर रजिस्टर कर पाती हैं, कुछ कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाती हैं, इस दिक्कत को दूर करो। तो ये यहाँ पर PLI स्कीम के अंदर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, जिसको रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर हुआ। बाकी हमने अभी अपने देश के लिए बहुत सारी PLI स्कीम्स को जारी किया है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। उसके बाद आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हो PLI स्कीम का फ़ायदा क्या होगा। देखो इसका मेजर फ़ायदा ये होगा, हम लोग अपने कंट्री के ऊपर डिपेंड होंगे, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना से काफ़ी सारा सामान को खरीदा जा रहा है, लेकिन PLI स्कीम के अंदर में प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर खुद होगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर अपने कंट्री के ऊपर खुद डिपेंडेंट बनेंगे। क्लियर हुआ। साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे PLI स्कीम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट करता है, मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी हमारे मजदूर हैं उनका यूज़ ज़्यादा होगा, मशीन्स का कम यूज़ होगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ेगा। प्लस हम लोग अपना जो इम्पोर्ट वगैरह है उसको कम कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इम्पोर्ट बिल भी यहाँ पर कम हो जाएगा। पहले हम लोग सामान खरीद रहे थे तो बदले में पैसा दे रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सामान खरीदेंगे नहीं, अपने कंट्री में खुद बनाएंगे, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एनहेंस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम के बारे में, आपको याद होगा, ठीक है। इस प्रकार से रॉकेट सिस्टम होने वाला है, इसके अंदर मल्टीपल रॉकेट्स निकलेंगे, हमने कवर किया था। तो एनहेंस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम को अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है राजस्थान के पोखरान रीजन से, ठीक है। इसके लिए ये चर्चा की गई थी। नाउ यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम दिया गया EPRS, ठीक है, एनहेंस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम। तो EPRS इसको नाम दिया गया है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। अब यहाँ पर नाम क्यों पिनाका क्यों दिया गया, पिनाका देखो किस चीज़ से रिलेटेड है, पिनाका रिलेटेड है हमारे शिव जी के धनुष से। शिव जी का एक धनुष था जिसको यहाँ पर राम जी ने तोड़ा था, फिर सीता माता से विवाह किया था, इस धनुष का ही नाम पिनाका था, ठीक है। तो पिनाका नाम पे ये रॉकेट का नाम रखा गया है। पिनाका के जो मतलब वेरिएंट है, आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। DRDO ने पिनाका को स्टार्ट किया था बनाना 1980s के अंदर, ठीक है, 1980 में। ये रशिया का सिस्टम हुआ करता था, ग्रैड सिस्टम, कि इसके अंदर से बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ निकल सकते हैं। तो इसी से यहाँ पे हम लोग इंस्पायर होकर इसी को देखते हुए हम लोगों ने पिनाका बनाया। पिनाका के अंदर भी आप देख पाओगे, पिनाका से भी हम लोग काफ़ी सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। अगर 2 ट्रक खड़ा कर दें तो यहाँ पर एक बार में 24 रॉकेट एक साथ निकाल सकते हैं। तो यह है पिनाका मिसाइल सिस्टम। अब जो ये पिनाका मार्क 1 है, इसके अलग अलग सेट्स आपको वेरिएंट्स देखने को मिलता है, लेकिन पिनाका मार्क 1 वाला है, इसकी हमने सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी 1990 में। लेकिन यहाँ पर इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था कब, कारगिल वॉर के अंदर 1999 में, ध्यान रख सकते हो। इसके अलग अलग वेरिएंट हैं, एक MK1 वेरिएंट देखने को मिलता है, MK2 और MK1 वेरिएंट देखने को मिलता है। दोनों की जो रेंज है वो अलग अलग है, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो। बाकी पिनाका रॉकेट के बारे में चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। स्टेटमेंट यह है कि भाई यहाँ पर जो आइडिया है, मतलब आज के टाइम पर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। अब एक जज को अपॉइंट करने के लिए हमारा पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम बैठता है। उस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 लोग हैं, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 4 और सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये 5 जज अपॉइंट करते हैं, मतलब एक जज को अपॉइंट करने के लिए और भी जजेस की रिक्वायरमेंट है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो ये बिल्कुल भी सिस्टम सही नहीं है जहां पर जजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है दूसरे जज को अपॉइंट करने के लिए। क्लियर हुआ। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है आपने समझ लिया। कॉलेजियम सिस्टम एक बार में नहीं आया था, धीरे धीरे आया था। पहले यहाँ पर 1980 में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हुआ करते थे, एक ही जज हुआ करते थे जो कि अलग जजेस को अपॉइंट करते थे। फिर यहाँ पर यह मुद्दा संभला नहीं, उसके बाद सेकंड जज केस होता है 1993 के अंदर, तब इसके अंदर और भी जजेस को ऐड कर दिया जाता है। देन थर्ड जज केस आता है 1998 के अंदर, देन इसके बाद और भी जजेस को ऐड कर दिया जाता है। तो लास्ट केस तक कॉलेजियम सिस्टम तैयार हो जाता है जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कि आपस में डिस्कशन कंसल्टेशन करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब क्या होता है यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है, आपस में कंसल्टेशन करते हैं पांचों मेंबर्स, देन उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये आगे मतलब आपस जो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इसको जज बनना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम अपनी रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर को भेजता है और लॉ मिनिस्टर इसको फॉरवर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर को, देन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट लास्ट में इस जज को अपॉइंट कर लेते हैं। मतलब बेसिक जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम की है ही इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। उसी प्रकार के हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो हाई कोर्ट के जजेस के अंदर भी कॉलेजियम सिस्टम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले के अंदर कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 और सीनियर मोस्ट जज हैं जो कि यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंडेशन कैसा होगा, रिकमेंडेशन भेजा जाएगा चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगा गवर्नर को और गवर्नर यहाँ पर एक प्रपोजल देंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर को और इनके बेसिस पर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम। देन अगले आर्टिकल में संगीत नाटक अकादमी के बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं एम के वेंकैया नायडू, इन्होंने यहाँ पर अभी संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है। तो अभी ये काफ़ी सारे लोगों को दिया गया, संगीत नाटक अकादमी 44 लोगों को दिया गया, ललित कला अकादमी अभी 23 पीपल को दिया गया है। तो देखो ये अकेडमी और फेलोशिप दोनों में डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं फेलोशिप की तो यहाँ पर ये संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप दी जाती है, एक हाईएस्ट ऑनर है। और ये जो अकेडमी है बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये फेलोशिप देती है। इस फेलोशिप के अंदर क्या होता है, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस साथ ही साथ एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम। मतलब ताम्रपत्र क्या है आप देख पाओगे इस प्रकार से हाथ में यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है, यह है ताम्रपत्र, और यहाँ पर एक शॉल सा दिया जाता है। ठीक है, तो ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के अंदर दिया जाता है। फिर उसका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स की जब बारी आती है, जब किसी को अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, कोई आर्टिस्ट है म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोल्क, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, थिएटर के अंदर, तो उनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के अंदर 1 लाख रुपये के साथ साथ वही ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम। उसके बाद ये दूसरा आता है ललित कला अकादमी अवार्ड। ललित कला अकेडमी अवार्ड के अंदर आप लोग देख पाओगे हम लोग इंडिविजुअल्स को पहचान देते हैं, अगर वो एक फील्ड ऑफ आर्ट के अंदर अच्छी तरीके से काम करता है तो उस व्यक्ति को पहचान दी जाती है और उसको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। फिर संगीत नाटक अकेडमी के बारे में बात करते हैं क्योंकि अकेडमी अलग है, इनके अवार्ड और फेलोशिप अकार्ड हैं अलग हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी की जब बात करते हैं तो ये इंडिया की नेशनल अकेडमी है म्यूजिक डांस ड्रामा के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ललित कला अकेडमी की बात करें तो इस अकेडमी का उद्घाटन किया गया था 5 अगस्त 1954 में, उस समय के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के थ्रू। क्लियर हुआ। इस ललित कला अकेडमी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि बच्चे को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पूरे एडॉप्शन वाले मेथड को और आसान करने के बारे में फोकस किया है क्योंकि आज के टाइम पर बच्चों का जो एडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि आज के टाइम पर हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4000 बच्चों को अडॉप्ट करा जा रहा है साल में, जबकि 3 करोड़ ऑर्फन चिल्ड्रन हमारे कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो अडॉप्शन बहुत कम है, उसके पीछे का रीज़न है कि प्रोसेस बहुत भारी भरकम है। तो उस प्रोसेस को ईजी करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है। प्रोसेस क्या है आखिरकार, तो प्रोसेस के पीछे यहाँ पर एक बॉडी आती है सारा। ठीक है, सारा की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो सारा बेसिकली यहाँ पर एक आप देख पाओगे गवर्नमेंट वेबसाइट है, जाओगे वहाँ पे सर्च करोगे तो पहली बात आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर 2-4 बेसिक सी बातें हैं कि भाई वो मियाँ बीबी हैं, अब जो हस्बैंड वाइफ हैं वो मेंटली यहाँ पर सही होने चाहिए, प्लस यहाँ पर उनकी इनकम सही होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से पाल सके। तो वो छोटी छोटी बेसिक यहाँ पर नीड्स होती हैं। उसके
बाद यहाँ पर दोनों मिलकर सारा के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ पेरेंट और वहाँ से यहाँ पर एडॉप्शन कर सकते हैं, वहाँ से बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। अब एडॉप्शन के लिए अलग अलग एजेंसीज होती हैं, कोई भी एजेंसी यहाँ पर आप कह सकते हो वो फिर बच्चे को दे देती है इन लोगों को, लेकिन उसके पीछे का भी कई सारे रीज़न होता है, मतलब कई सारा और भी प्रोसेस होता है। क्या होता है यहाँ पर कोर्ट का अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है, कोर्ट के अप्रूवल के बाद में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, प्लस फिर चेकिंग होती रहती है। जो भी एजेंसी यहाँ पे बच्चों को देती है, ठीक है, बच्चों का अडॉप्शन करवाती है, तो वो एजेंसी 2 साल तक चेक करती रहती है कि भाई यहाँ पर बच्चा खुश तो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया भाई इसी प्रोसेस को बहुत आसान बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आसान बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग, ताकि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा सही हो जाएं, एडॉप्शन बढ़ जाएं। प्लस चाइल्ड एडॉप्शन के अंदर भारत में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या हैं तो आप लोग देख पाओगे, बताया गया काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद वापस रिटर्न कर दिया जाता है। हमारे पास डेटा है जहाँ पे बताया गया 60% आप देख पाओगे जितने भी बच्चों को रिटर्न किया गया, जिसमें से 24% आपको मतलब 60% मतलब जितने भी बच्चे रिटर्न करे गए उसमें से 60% जो हैं वो गर्ल्स हैं और 24% यहाँ पर स्पेशल नीड वाले बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हो गई। सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन भाई यही है कि भाई आप इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दो, बहुत आसान सा बना दो और चीज़ों को देखो। एक्सपर्ट्स के साथ में बैठकर बातचीत करने के बाद आप इस वेबसाइट को सही से डेवलप कर सकते हो। डेवलप भी नहीं कर सकते तो फिलहाल यहाँ पर चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई में क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस आप हल्का कर दो, ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, जिसके बेसिस पर एडॉप्शन यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था, नीति आयोग ने अभी पब्लिश किया है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। अब ये जो एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट है इसको सेकी के नाम से बोला गया, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। यहाँ पे बताया गया कि भाई यहाँ पर कितने कितने एफर्ट्स हैं जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू लगाए गए हैं क्लाइमेट सेक्टर के अंदर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एनर्जी सेक्टर के अंदर कौन कौन से राज्यों ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो स्टेट्स की रैंकिंग है इसमें टॉप परफॉर्मर कौन रहा है, तो टॉप परफॉर्मर में आपको लेकर चलता हूँ इस वाले डेटा में। देखो जो रैंकिंग है ना कि जिन्होंने पोल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छे से काम किया है, एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छे से काम किया है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आती है। इस इंडेक्स के अंदर में जो परफॉर्मर्स है इनको तीन हिस्सों में बांटा जाता है, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो लार्जर स्टेट के अंदर गुजरात, केरला, पंजाब ये टॉप 3 के स्टेट है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर स्मॉलर स्टेट्स में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर टॉप के स्टेट्स हैं। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़, दिल्ली और दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, यहाँ पर आप देख पाओगे ये टॉप के स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब आप कह सकते हो ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर ये बॉटम में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडिया यूएस के बीच में 2+2 फॉर्मेट डिस्कशन हुआ है, मतलब 2+2 मीटिंग हुई है। आपको पता होगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये मीटिंग हुई है। तो 2+2 मीटिंग के बारे में पहले वाले वीडियोस में मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, बट अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की थी। 2+2 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, दो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग कंट्री के बैठकर बातचीत करते हैं। ये दो मिनिस्टर कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे, साथ ही साथ यहाँ पर यूएस के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे जिनके बीच में आपस में मीटिंग हुई थी। अब ये जो 2+2 डायलॉग है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यूएस के साथ हम लोग और भी कुछ देश हैं उनके साथ ये मीटिंग करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया के साथ में डिस्कशन चलता है। 2+2 के अंदर क्या होता है हमने समझ लिया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कब कब स्टार्ट हुआ, तो वो सारी बातें बताई गई हैं। बताया ये गया कि इंडिया और यूएस के बीच में अभी जो 2+2 मीटिंग हुई है वहाँ पर 2-3 कंसर्न देखने को मिली हैं, 2-3 परेशानियाँ देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी परेशानी है ऑयल को लेकर। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है इसके बेसिस पर यहाँ पे क्या हुआ कि भारत ने तब भी ऑयल इंपोर्ट कर लिया रशिया से, एक हम लोग डिस्काउंट पे रशिया से ऑयल को परचेस कर रहे हैं तब भी। तो इससे क्या हुआ, इससे यूएस काफ़ी नाराज़ है। यूएस बोल रहा है कि आप ऑयल परचेस करना बंद करो। उसके बाद आपको पता होगा हमने S-400 सिस्टम की डील भी कर रखी है। ये S-400 सिस्टम हमारे पास लगातार आ रहा है, ठीक है, हम लोग इसको परचेस कर चुके हैं, रशिया से हम लोग इसको ले रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ पर यूएस अपना कंसर्न दिखा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था ज्योतिराव फुले जी के बारे में, अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में थे। प्राइम मिनिस्टर ने क्या हुआ, अभी इनको श्रद्धांजलि दी है। जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनको ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 में, आज के टाइम पर महाराष्ट्र जो एरिया है वहीं पर जन्म होता है। प्लस यहाँ पर ये काफ़ी मतलब काम करते हैं लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी के ऊपर काफ़ी विश्वास रखते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें, काफ़ी कुछ काम किया लोगों को यहाँ पे सोसाइटी में उठाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर फुले साहब ने अपने फॉलोअर्स के साथ में सत्यशोधक समाज को भी बनाया था 1873 के अंदर। ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई जी को पढ़ाया अच्छे से, और फिर क्या हुआ, दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे स्कूल्स को ओपन किया। हालांकि वो स्कूल बाद में बंद हो जाता है रिवोल्ट 1857 के बाद में, जो 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये जो जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्कूल्स ये ओपन करते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ काम इनके थ्रू करे जाते हैं। फिर मतलब इक्वालिटी को पूरी तरह से विश्वास करते थे, इक्वालिटी के ऊपर यहाँ पर ये काम करते थे। लास्ट में इनकी डेथ होती है 28 नवंबर 1890 में। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में GSLV F10 काफ़ी चर्चा में था, आप लोग देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है। 2021 के अंदर अगर हम लोग बात करें, एक हाई लेवल पैनल है जिसको अभी बनाया गया, जो कि जिसने ये बताया कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमने GSLV F10 भेजा था, मतलब कि ये GSLV F10 हमने लॉन्च किया था। इसकी मदद से हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 लॉन्च करी थी, लेकिन क्या हुआ, वो मिशन फेल हो गया। अब उस मिशन के फेल होने के पीछे का रीज़न क्या है? उस मिशन के फेल होने का पीछे का रीज़न है CUS, क्रायोजेनिक अपर इंजन, ठीक है। अब ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज क्या होता है, तो ये GSLV वाला रॉकेट है, इसके अंदर क्रायोजेनिक अपर स्टेज आपको ये वाला स्टेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। अब लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन ये कितने कितने टेम्परेचर पर होता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री पर होता है और लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री पर। आप कहोगे तो लिक्विड क्यों कह रहा है, तो सॉलिड बोलो, जम जाएगा इतने पे माइनस पे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर इसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। क्रायोजेनिक अपर स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रायोजेनिक नाम है ऐसा, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इतने माइनस डिग्री पर होने पर भी वो जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड में ही रहेगा, वो जो हाइड्रोजन है वो लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो फिलहाल क्या हुआ, यही वाला स्टेज फेल मार गया है, और इस स्टेज के फेल मारने की वजह से यहाँ पर चीज़ें खराब हुई, मिशन फेल हुआ। नाउ अब फाइनली यहाँ पर क्या है, इस स्टेज को हम थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करके वापस से इस साल लेकर आने वाले हैं। बाकी कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग अलग अलग रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था कि किस प्रकार से जो यहाँ पर पुराने ज़माने के मेगालिथिक जार्स हैं वो असम से कनेक्टेड हैं। मतलब असम के जो जार्स है वो कनेक्टेड है लाओस इंडोनेशिया से। इसका मतलब क्या है, तो असम के अंदर अभी कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे, बड़े बड़े जार्स देखने को मिले हैं स्टोन के, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है लगभग 65 बड़े बड़े सैंड स्टोन जार्स, जिनको मेगालिथिक का नाम दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी लंबे चौड़े आपको देखने को मिलेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद कुछ तो बिल्कुल प्लेन है, कुछ के ऊपर काफ़ी सारे डेकोरेटिव कार्विंग्स, मतलब कुछ यहाँ पर नक्काशियाँ वगैरह बनी हुई हैं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद अब असम की लोकेशन देख लो, तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इधर आपको ये असम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पर ये पाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो जार हैं असम के, अगर मैं बात करूँ तो इनको सबसे पहली बार देखा गया था 1929 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जेम्स फिलिप मिल्स के थ्रू और जॉन हेनरी हटन के थ्रू, तो ये ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर धीरे धीरे असम के अंदर ऐसी बहुत सारी साइट्स को बार बार खोजते रहे, नई नई साइट्स मिलती रहे और ऐसे जार्स हम लोग को मिलते रहे, और एक एरिया मतलब एक ऐसा साइट बनकर निकल कर आता है जिसका नाम है नुचुंगबलो, ठीक है, नुचू बंगलो, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे 546 जार्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अब ये सारी चीज़ें हम लोग खोज रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बिल्कुल सेम ऐसी जार इंडोनेशिया और लाओस के अंदर देखने को मिले हैं। अगर ये वाला मैप आप देखोगे तो इधर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुए, इसके बाद मतलब असम में देखने को मिला, असम के साथ साथ लाओस और फिर इंडोनेशिया के अंदर भी ऐसी प्रकार के जार देखने को मिले हैं। इससे क्या समझ सकते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पर जो इंडोनेशिया और असम के बीच में कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी हद तक सिमिलर हुआ करती थी, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर हमने डिस्कस किया था इंडिया के अंदर पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी सारी कमी देखने को मिल रही है बहुत सारे राज्यों के अंदर, और आने वाले टाइम पर ये और भी ज़्यादा कमी हो सकती है। उसके पीछे का रीज़न है लगातार अब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के बढ़ने की वजह से पावर की ज़रूरत है, पावर बढ़ाने के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयला लगता है ना। तो आप लोग देख पाओगे इसी की वजह से काफ़ी सारे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कटौती फेस कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया उसके पीछे का रीज़न है कि देखो जो भी पावर प्लांट होता है उस पावर प्लांट के पास 26 दिन का कोल्ड स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, 26 दिन के लिए उसके पास कोल्ड स्टॉक रखा होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर ये स्टॉक लगातार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो पावर प्लांट्स के अंदर कोयला है वो लगातार कम हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बताया गया।
ठीक है। जो पिट हेड और नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स है, पिट हेड पावर प्लांट्स वो होते हैं जो कि कोयले की खदान के पास में होते हैं, वहाँ से कोयला निकालो फटाफट यूज़ करो बिजली को बनाने के लिए। नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स वो होते हैं जो कि कोयले की खदान से काफ़ी दूर होते हैं, 1500 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है, वहाँ से कोयला लाने में काफ़ी देरी लगती है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोयले को जलाकर पावर प्लांट्स के अंदर बिजली को बनाया जाता है। तो अभी यहाँ पर पावर क्राइसिस के लिए कोयले का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। कोयले के शॉर्टेज के साथ साथ जो रेलवे है, रेलवे के जो यहाँ पर डब्बे हैं खासकर इनकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, मतलब कि आपको पता होगा राज्य के अंदर क्या है, डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि बिजली को खरीदती हैं, जहाँ से पावर बन रहा है, बिजली जहाँ से बन रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन कंपनीज। तो जनरेशन कंपनीज से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खरीदती हैं, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अभी क्या हुआ, स्टेट के जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उन्होंने प्रॉपर पेमेंट वगैरह करी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से भी यहाँ पर बिजली के अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बन चुका है, जिसकी वजह से भी आप देख पाओगे इसके अंदर काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। उसके बाद बताया गया, देखो 2015-16 के बाद में हमने क्या किया, जो हमारा कोयले का प्रोडक्शन हो रहा था उस कोयले के प्रोडक्शन को एकदम से रोक दिया गया, इसी की वजह से पावर क्राइसिस आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पर केंद्र सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि हम लोग यहाँ पर कोयले की पूर्ति को, जो कमी को पूरा करें, और उसके बाद यहाँ पर क्या करें, हम लोग वापस से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, और जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं स्टेट्स के अंदर वो हम लोग प्रॉब्लम्स दूर कर पाएँ। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप होता है। इसकी मीटिंग होती है जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो आते हैं। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब भी यहाँ पर जाते हैं, काफ़ी सारा डिस्कशन होता है। अब इस पूरे मीटिंग का जो फोकस होता है कि हम लोग किस प्रकार से अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारा म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल, ये कंट्रीज़ आ गई। तो इन कंट्रीज़ के साथ में हम लोग अपने रिलेशंस को कैसे बढ़ाएं, प्लस इन कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाएं, इन कंट्रीज़ के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाके रखा जा सके, ठीक है। तो ये हमारा मेजर फोकस था इस पूरे पर्टिकुलर मीटिंग का। और मीटिंग का फोकस ये निकला कि हम लोग क्या करेंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनको आपस में कनेक्ट करने के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये भारत की पड़ोसी देश हैं। तो इस मीटिंग के अंदर पहला फोकस, मतलब बेसिकली इस मीटिंग का पर्पज़ यही था कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, मतलब अपने आसपास के पड़ोसियों को अच्छे से देखना, इनको फोकस में रख के लेना, तो इसके ऊपर फोकस किया गया। अब ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी क्या, तो फर्स्ट पॉलिसी के अंदर पहली चीज़ आती है कनेक्टिविटी। भारत फोकस करता है कि हम लोग क्या करें, ये जो सार्क कंट्रीज हैं इनके साथ में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। प्लस भारत आज के टाइम पर फोकस कर रहा है कि हम लोग अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव करें, इसी वजह से हम लोग सभी कंट्रीज़ की काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। फिर बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में मदद करेगा। फिर साथ साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एक रोड के माध्यम से, आपको पता होगा इसके बारे में। तो अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हम लोग चला रहे हैं। तो ये सारी बातें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर एक और बात आती है, वो है मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन, मतलब कि सारी कंट्रीज़ जो भारत के पड़ोसी देश हैं हम सब आपस में कॉपरेट करें। भारत फोकस कर रहा है कि इन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को बढ़ाएं, आपस में अभ्यास करें, अलग अलग अभ्यास होंगे तो रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, मतलब ये सारी कंट्रीज़ जो भी भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ आपस में कॉपरेट करेंगी, कॉपरेट करके क्या करेंगी, जो भी यहाँ पर डिजास्टर आता है, ठीक है, कोई यहाँ पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसको मैनेज करने में साथ में मतलब मिलजुल कर रहने वाली है। तो यहाँ पर यही मीटिंग हुआ था कि भाई नेबरहुड कंट्रीज़ आपस में मिलकर सही से यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत करेंगे अपने रिलेशंस को। क्लियर हुआ। बाकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विजन के अंदर एक इशू भी देखने को मिलता है, प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है चाइना का लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। चाइना हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपको पता होगा, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है, श्रीलंका के अंदर आप लोग देख पाओगे चाइना ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ऐसी बहुत सारी, मतलब हमारा एरिया है जहाँ पर चाइना का प्रेशर लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर को कनेक्ट करने के ऊपर फोकस कर रहा है। और इसी BRI का एक और हिस्सा है, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से चाइना ने निकाल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे कहीं ना कहीं भारत हमारे लिए एक सबसे बड़ा, चाइना हमारे लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि भारत जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा है। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इधर से चाइना ने इन कंट्रीज़ के ऊपर, हमारे पड़ोसियों देश के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है।
क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था भारत के सोलर पावर एनर्जी टारगेट के बारे में, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भारत ने अपना टारगेट रखा था कि साल 2022 में हम लोग 100 गीगावाट तक की जो भी इंस्टॉलेशन है वो सोलर पावर कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन होगा, मतलब सोलर एनर्जी का हम लोग यूज़ करेंगे, इतनी पावर हम लोग यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारा जो टारगेट था वो फेल हो चुका है। इसका हमने अभी तक 50% ही यहाँ पर अभी तक गेन किया है। तो अभी हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है वो बताया जा रहा है। देखो करंट टाइम में तो फिलहाल जब ये सोलर पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2011 में, तो उसके हिसाब से आज के टाइम पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ तो हम लोग देख पाएंगे। भारत की जो रैंक है सोलर पावर कैपेसिटी में, जो कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस रैंक के अंदर भारत यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना, यूएस, जापान, जर्मनी, तो ये यहाँ पर 4 देश हो गए। 4 के बाद 5वें नंबर पर आपको भारत देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे नई रिपोर्ट ये बताती है कि भारत ने डिसाइड किया था कि 2022 तक हम लोग 100 गीगावाट तक की एनर्जी जो है जनरेट कर लेंगे सोलर पावर की मदद से। बट इसका 50% तक अभी हम लोग अचीव कर पाएँ, अभी काफ़ी दूर रह गए हैं। उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला कोविड-19 हो गया। कोविड-19 के साथ साथ हम लोग जो ये मतलब सोलर पावर के जो ये मशीन्स है, जो ये सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर टैक्स वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं, प्लस लोगों के अंदर जितनी जागरूकता है नहीं इस चीज़ को लेकर, तो ये सारे कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली चर्चा में प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है जलियांवाला बाग मैसेकर के विक्टिम्स को। आपको पता होगा जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये 1919 के अंदर हुआ था। और मतलब अभी 13 अप्रैल 2022 में क्या हुआ, इस जलियांवाला बाग मैसेकर को पूरे 103 साल हो चुके हैं। तो इसी मतलब इंसिडेंट को 3 साल हो चुके हैं। इसी के बेसिस पर भारत ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी सभी विक्टिम्स को जो कि यहाँ पर मारे गए थे इस पूरे के पूरे हत्याकांड के अंदर। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर है कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है रॉलेट एक्ट। आपको पता होगा अंग्रेज़ जो है वो रॉलेट एक्ट लेकर आए थे 1919 वाला। अब इस रॉलेट एक्ट के अंदर बताया गया था कि जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ के पास पावर आ जाएगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रायल वगैरह के। तो ये सारी पावर्स अंग्रेजों के पास में आ रही थी। तो इसके प्रति बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। महात्मा गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, महात्मा गांधी जी ने हड़ताल किया 6 अप्रैल 1919 में। लेकिन उसके बाद पंजाब में क्या होता है, आप देख पाओगे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा होता है। पंजाब में 9 अप्रैल 1919 में 2 लीडर्स होते हैं, सैफुद्दीन कुचलियू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको यहाँ पे अंग्रेज अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद कोई अनजान जगह पर ले जाते हैं। ये आप देख पाओगे डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलियू और यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल। तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो लोग हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क जाता है, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। लोग सब यहाँ पर जलियांवाला बाग पे खड़े होते हैं, ठीक है। लगभग 10,000 के आसपास लोग यहाँ पर खड़े हुए। अब जिस दिन इंसिडेंट होता है ये बात यहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल डायर को पता चलती है कि भाई सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी डे। उस दिन यहाँ पर जितने भी लोग सब इकट्ठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जनरल डायर ने। जनरल डायर ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया अपने सारे फोर्सेस को कि भाई गोलियां चला दो और खुलेआम यहाँ पर एक ऐसा बाग, जलियांवाला बाग, जिसके अंदर एक ही दरवाज़ा था, उसको बंद करके उन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई। ये था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्या हुआ। जैसे यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो चुका था, देन उसके बाद हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके बेसिस पर एक हंटर कमीशन को बैठाया जिसने यहाँ पर जनरल डायर को आप कह सकते हो कि बोला कि आप रिज़ाइन करो। जनरल डायर को रिज़ाइन करवाया गया उसके मिलिट्री से। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कोस्टल इरोजन के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत जो है एक बहुत बड़ा एरिया, भारत का कोस्टल एरिया वाला देखने को मिलता है। मतलब कि आप देख पाओगे समुद्र के साथ में भारत एक बहुत बड़ा बॉर्डर को शेयर करता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने हमारी लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि भारत का लगभग 6,907 किलोमीटर का जो एक तरीके से भारत का कोस्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं कोस्टल इरोजन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोस्टल इरोजन का मतलब है वहाँ से मिट्टी वगैरह सब कुछ बह रही है। कोस्टल इरोजन का मतलब है कि भाई जो सी का लेवल है यानी समुद्र का स्तर है वो बढ़ चुका है। वहाँ की वेव कनेक्शन काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं जो कि अपने साथ में मिट्टी कंकड़ सब कुछ बह ले जा रही हैं, ठीक है, बहा ले जा रही हैं। तो ये होता है इरोजन। तो इरोजन मतलब वहाँ पे तबाही मच जाना, चीज़ें बहा ले जाना। और एक होता है एक्रीशन। एक्रीशन मतलब देखो एक तरफ इरोजन हो रहा है, चीज़ें वहाँ से समुद्र की लहरें बहा के ले जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो इकट्ठा कर रही होंगी ना, जहाँ पे इकट्ठा कर रही हैं उसको बोला जाता है एक्रीशन। तो यहाँ पे बताया गया भारत के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारे राज्य हैं जहाँ पर ये आप लोग देख पाओगे ये इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी में बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है।
क्लियर हुआ? तो इरोजन एक्रीशन आपने समझ लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हो रहा है ये, मतलब क्यों इरोजन देखने को मिलता है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कुछ तो नेचुरल तरीके देखने को मिलते हैं, साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लहरें काफ़ी बढ़ जाती हैं, अपने साथ में काफ़ी सारी चीज़ें बहा कर ले जाती हैं। तो यहाँ पर एक तो नेचुरल रीज़न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर कारण है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब है मानव के थ्रू करी हुई कुछ हरकतें, जैसे कि यहाँ पर सैंड माइनिंग करना, खुदाई वहाँ पे करना, कोरल माइनिंग करना। तो इसके बेसिस पर भी आप लोग देख पाओगे एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसके बेसिस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देख पाते हैं। क्लियर हुआ? बाकी सारे इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हम लोग अपने वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये सारे आर्टिकल्स हमने कवर कर लिया, अपना रिवीजन कर लिया है। सैटरडे के कुछ आर्टिकल्स रह गए, आपको पता होगा, वो हम लोग यहाँ पर मंडे के लिए रखते हैं रिवाइज करने के लिए। ओके, बाकी यहाँ पर आपके सारे आर्टिकल्स रिवाइज हो चुके हैं। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।